इंटेल कंप्यूटर मार्केट को अकेले डोमिनेट करता था विथ मोर देन 90% ऑफ मार्केट शेयर। बट 2019 में AMD की पॉपुलैरिटी एंड परफॉर्मेंस की वजह से उसका मार्केट शेयर घट के अप्रोक्स 60% में आ गया था, जिसे देख के लोग भी कह रहे थे कि इंटेल का टाइम अभी खत्म हो चुका है। इवन एक टाइम पे इंटेल का हाल इतना खराब था कि उन्होंने अपना स्मार्टफोन मॉडेम डिवीजन एप्पल को बेच दिया सिर्फ $1 बिलियन में। Intel has sold its entire smartphone modem division to Apple for $1 billion. $1 बिलियन की बड़ी डील के बाद फाइनली इंटेल ने स्मार्टफोन मॉडेम बिजनेस से एग्जिट ले लिया है। लेकिन इंटेल ने ऐसा क्या किया अपने सीपीयूज के अंदर कि अभी के टाइम पे परफॉर्मेंस में AMD उसके आसपास भी आ नहीं पा रहा, चाहे प्रोडक्टिविटी हो या फिर गेमिंग। तो इसके पीछे फर्स्ट रीजन है इंटेल्स डीएनए। तो इंटेल की शुरुआत होती है जुलाई 18, 1968 में रॉबर्ट एंड गॉर्डन की वजह से। और आप ये जान के शॉक होंगे कि इंटेल की शुरुआत प्रोसेसर बनाने के लिए हुआ ही नहीं था। वो पहले मेमोरी चिप्स बनाते थे जो कैलकुलेटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड मिलिट्री डिफेंस सिस्टम में यूज होते थे। लेकिन जब बुसिकॉम, जो कि एक जापानीज कंपनी है, उसने इंटेल से रिक्वेस्ट किया अपने लिए एक सीपीयू बनाने के लिए, तब जाके इंटेल ने बहुत एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग के बाद फाइनली प्रोसेसर के ऊपर काम करना स्टार्ट किया एंड बनाया उनका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404 इन 1971। ये सिर्फ इंटेल का ही नहीं बल्कि दुनिया का फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल सिंगल चिप प्रोसेसर था जिसे कोई भी खरीद सकता था। और ये सीपीयू एक ही यूनिट के ऊपर बना हुआ था जिसके अंदर 2300 ट्रांजिस्टर थे। और ट्रांजिस्टर ही सीपीयू की मेन यूनिट होती है। जितना ज्यादा ट्रांजिस्टर उतना ही फास्ट आपका सीपीयू बनेगा। इंटेल 404 के सक्सेस के साथ मानो इंटेल को इस सेक्टर में अपना फ्यूचर ही दिख गया था। तो उन्होंने 22 साल सिर्फ R&D में फोकस किया एंड मार्च 22, 1993 में इंटेल लॉन्च करता है अपना मोस्ट पावरफुल, मोस्ट फेमस प्रोसेसर इंटेल पेंटियम। पेंटियम प्रोसेसर पहले प्रोसेसर के मुकाबले कई गुना ज्यादा पावरफुल था क्योंकि इसके अंदर 31 लाख से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर्स थे, जिसने मार्केट में आते ही मानो राज करना स्टार्ट कर दिया था। एक रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि 1994 में इंटेल के पास ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा मार्केट शेयर था और पेंटियम लॉन्च होने के बाद उनका रेवेन्यू था $8.78 बिलियन। और तब से ही मानो इंटेल की मोनोपोली स्टार्ट हो गया था क्योंकि उस टाइम पे इंटेल से टक्कर लेने वाला कोई भी नहीं था। पेंटियम के सक्सेस को देखते हुए इंटेल लॉन्च करता है नवंबर 1995 में पेंटियम प्रो, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर फॉर सर्वर्स एंड प्रोफेशनल। एंड ठीक उसके 2 साल बाद पेंटियम MMX फॉर नॉर्मल यूजर्स। और दोनों ही प्रोसेसर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल निकलते हैं, जिसके वजह से 2008 में हमारे सामने आता है फर्स्ट कोर i लाइनअप 7 जिसका कोड नेम था नेहालेम। उसके बाद 2009 में हमें मिलता है कोर i5 लाइनअप फॉर मिड रेंज प्राइस मार्केट एंड 2010 में कोर i3 लाइनअप फॉर इंटर लेवल प्राइस मार्केट। लेकिन मजा तो तब आया जब इंटेल ने 2017 में लॉन्च किया अपना कोर i9 फैमिली जो कि फुल्ली परफॉर्मेंस को टारगेट करता है। लेकिन अगर आप उस हिसाब से देखो तो 2017 में इसका प्राइस स्टार्ट होता था 64,000 से एंड जाता था अप टू 1,30,000 तक। सेकेंड पॉइंट, इंटेल का डाउनफॉल। 2017 में जब इंटेल ने कोर i9 फैमिली को लॉन्च किया तब से ही मानो इंटेल का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था क्योंकि कोइंसिडेंटली AMD भी आता है उसी साल अपने नए राइजन थ्रेडरिपर सीपीयूज के साथ जो कि नए जेन आर्किटेक्चर पे बने हुए थे। उस टाइम पे जहां इंटेल कोर i9 10 कोर एंड 20 थ्रेड्स में लॉन्च हुआ था, उसी जगह आपको राइजन थ्रेडरिपर में 16 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स मिलते थे और दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम था, 64,000 रुपीज। इसका मतलब AMD में आपको ज्यादा अच्छा प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो मिलता था। और ये सेम फॉर्मूला AMD ने बजट सेक्शन में भी यूज किया जिसकी वजह से इंटेल की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। लेकिन उसके बाद भी AMD नहीं रुका क्योंकि उसके 2 साल बाद AMD लॉन्च करता है अपना नया Zen 2 आर्किटेक्चर विद Ryzen 3000 सीरीज। जहां इंटेल अभी भी 14 नैनोमीटर बेस्ड सीपीयूज ही बना रहा था, उसी जगह AMD ने अपना प्लेटफॉर्म स्विच किया फ्रॉम 14 नैनोमीटर टू डायरेक्टली 7 नैनोमीटर, जिससे कोर्स एंड आयोस को अलग डाइस पे करना पॉसिबल हुआ एंड AMD ज्यादा कोर्स ऐड कर पाया अपने प्रोसेसर के अंदर, जिसके वजह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बहुत कम हो गई। रिजल्ट, परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी दोनों ही इंक्रीज हुई एंड कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो गया। लेकिन अभी भी कुछ लोग ना इंटेल को प्रेफर कर रहे थे गेमिंग के लिए बिकॉज उसमें आपको कैशेस शेयर करने का ऑप्शन मिलता है जिससे गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती है। तो इस चीज को AMD ने बहुत अच्छे से एनालाइज किया एंड अगले ही साल नवंबर 2020 में AMD लॉन्च करता है अपना नया Zen 3 आर्किटेक्चर विद Ryzen 5000 CPUs, जहां डिजाइन और ज्यादा रिफाइन एंड इनहांस हुआ था और फर्स्ट टाइम कैशे को यूनिफाई एंड डबल किया गया ताकि गेमिंग परफॉर्मेंस में जंपर एंड हुआ भी कुछ एग्जैक्ट वैसा। देखते ही देखते उस टाइम पे Ryzen 5 5600X
सबका पसंदीदा प्रोसेसर बन गया था क्योंकि उसके अंदर एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिलती थी। एक साइड में जहां AMD कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा था, उसी जगह इंटेल अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने डिजाइन को 40 नैनोमीटर से चेंज नहीं किया। बेसिकली जितना ज्यादा छोटा आर्किटेक्चर होगा उतना ही पावरफुल एंड एफिशिएंट आपका प्रोसेसर बनेगा। सिंपल रूल है, पर पता नहीं ये सिंपल रूल इंटेल को तभी समझ क्यों नहीं आ रहा था। मे बी उनको लग रहा था कि वही असली किंग है इस मार्केट का। इसके अलावा और एक प्रॉब्लम था इंटेल के साथ, जो है सॉकेट। जब भी हम कोई सीपीयू खरीदते हैं तो उसे मदरबोर्ड में लगाना पड़ता है, लेकिन सीपीयू और मदरबोर्ड का कनेक्शन एक स्पेसिफिक डिजाइन में होता है, उसे ही हम सॉकेट बोलते हैं। हर सॉकेट पर्टिकुलरली एक डिजाइन, साइज और पिन लेआउट को फॉलो करता है। अगर आपका प्रोसेसर का सॉकेट टाइप और आपका मदरबोर्ड का सॉकेट टाइप सेम नहीं है तो उस मदरबोर्ड में आप उस सीपीयू को लगा ही नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ब्रांड नए सीपीयू के साथ साथ एक नया सॉकेट टाइप भी लॉन्च करते हैं। लेकिन इसी जगह AMD ने लोगों का ट्रस्ट जीत लिया। AMD का जो AM4 सॉकेट था उसे AMD ने ऑलमोस्ट 5 साल तक यूज किया था। 2017 में Ryzen 1000 सीरीज से लेके डायरेक्टली Ryzen 5000 सीरीज तक सेम ही सॉकेट था। रिजल्ट, लोगों ने बहुत आसानी से सिर्फ सीपीयू अपग्रेड किया। उनको कोई मदरबोर्ड या फिर रैम PSU अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए ज्यादातर लोग AMD की तरफ शिफ्ट हुए क्योंकि उसमें अपग्रेड करना पॉकेट फ्रेंडली था। लेकिन इंटेल का हाल बिल्कुल अलग था। इंटेल हर 2 साल बाद अपना सॉकेट चेंज करता है, कभी LGA 1151, कभी LGA 1200, कभी LGA 700। इसी वजह से लोगों को नए सीपीयू के साथ नया मदरबोर्ड भी खरीदना पड़ता है। इसीलिए लोग ना मोस्टली इंटेल को अवॉइड ही करते थे अपग्रेड के लिए। इसी वजह से AMD का मार्केट शेयर डबल हो गया था। सिर्फ 3 साल में 10% से सीधा 20% तक। PS5, Xbox ने AMD की इस रेपुटेशन एंड पॉपुलैरिटी को देखते हुए उनके कंसोल्स के लिए AMD RX 6000 सीरीज के GPUs को चूज किया। अब जहां इंटेल की बारी थी नए CPU के साथ मार्केट में कमबैक करने की, उसी जगह इंटेल लॉन्च करता है अपना 11 Gen CPUs, जिसने मार्केट में सबसे खराब परफॉर्म किया। स्टार्टिंग से अब तक इतना खराब टाइम इंटेल ने कभी देखा नहीं था। और इसी बीच मार्केट में ऐसा एक रूमर है कि इंटेल अपना बिजनेस बेचने वाला है। थर्ड पॉइंट, इंटेल का पलट हुआ। जब 11 Gen CPUs ने मार्केट में इतना खराब परफॉर्म किया ना, तब इंटेल को समझ में आ गया था अगर उनको मार्केट में टिके रहना है ना तो कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा, वो भी बहुत जल्दी। इसीलिए उसी साल अक्टूबर में इंटेल लॉन्च करता है अपना 12 Gen CPUs विथ हाइब्रिड आर्किटेक्चर, जो कि इंस्पायर्ड थे स्मार्टफोन के CPUs से, जहां परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंट कामों के लिए अलग अलग कोर्स होते हैं। और इस प्रोसेसर ने मार्केट में लॉन्च होते ही मानो धमाल मचा दिया, थैंक्स टू इंटेल्स न्यू हाइब्रिड आर्किटेक्चर, जहां परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कामों के लिए पी कोर्स एंड एफिशिएंट एंड नॉर्मल कामों के लिए ई कोर्स होते थे। और इवन इस बार इंटेल ने अपना प्लेटफॉर्म भी स्विच किया फ्रॉम 14 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। इससे लोगों को एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस दोनों ही मिलने लगे। 12 Gen के सक्सेस को देखते हुए इंटेल लॉन्च करता है अपना नेक्स्ट जनरेशन के CPUs नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 2022 को, जहां ई कोर्स डबल हो चुके थे। और उस टाइम पे इंटेल i5 13600K आपको बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑफर करता था विथ 14 कोर्स, वो भी अंडर 30,000। 12 एंड 13 Gen के सक्सेस के बाद इंटेल ने धीरे धीरे फिर से अपना मार्केट शेयर गेन किया। इसीलिए उन्होंने 1 साल तक और कोई नया प्रोसेसर इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, ताकि लोग इन्हें और अच्छे से यूज कर सके। और जो ट्रस्ट थोड़ा AMD के तरफ शिफ्ट हुआ था वो फिर से इंटेल के पास आ। फिर आता है अक्टूबर 2023, जहां इंटेल लॉन्च करता है अपना 14 जनरेशन मॉडल्स को, जहां परफॉर्मेंस तो इंप्रूव हुए थे लेकिन एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई थी, क्योंकि फाइनली इंटेल ने 10 नैनोमीटर से स्विच करके अपने आर्किटेक्चर को 7 नैनोमीटर के ऊपर शिफ्ट किया था। और उस टाइम पे AI बहुत ज्यादा बूम कर रहा था, इसीलिए इंटेल ने डेडिकेटेड NP यूनिट्स भी अपने प्रोसेसर के अंदर इंट्रोड्यूस किया, जो कि फ्लैगशिप मॉडल्स में 40+ टॉप्स तक जाता है, ताकि किसी को भी कॉम्प्रोमाइज करना ना पड़े। टॉप्स बेसिकली AI की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये जनरेशन और ज्यादा हाई स्पीड DDR5 रैम, PCIe Gen 5 नेटिव थंडरबोल्ट 4 एंड Wi-Fi 7 को भी सपोर्ट करता था, जिसके वजह से ये जनरेशन गेमिंग हो या फिर प्रोडक्टिविटी सारी चीजों में बढ़िया परफॉर्म करता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद AMD ने कोई नया इनोवेशन, नया अपग्रेड अपने CPUs के अंदर नहीं किया। AMD में जो X3D मॉडल्स है ना, वो अभी भी गेमिंग में बेस्ट परफॉर्म करता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें डेस्कटॉप एंड नोटबुक मिला के, इंटेल रफली 70 to 75% एंड AMD अप्रोक्स 25 to 30% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। तो इंटेल ने ऑलमोस्ट 4 साल तक मार खाई, मीम्स बनाए गए, ट्रोल किए गए इंटेल को,
लेकिन इंटेल ने साइलेंटली अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया एंड स्मार्टली कम बैक किया। AMD ने मार्केट को हिला दिया था एंड अभी भी X3D और Zen 5 आर्किटेक्चर डेंजरस कंपटीटर है इंटेल का, पर अभी इंटेल वापस आ चुका है और गेम बैलेंस्ड। तो आप कमेंट्स में बताओ आप इंटेल वाले हो या फिर AMD वाले। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं। बाकी एक नया ऑप्शन आया है हाइप, तो आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हो ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंचे। बाकी मैं मिलूंगा किसी आपसे एक नए वीडियो में किसी क्वालिटी कंटेंट के साथ, तब तक के लिए